नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले एससी वर्मा चैप्टर नंबर 29 क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन। 19 में क्या बोला है बेटा? फाइंड द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ग्राउंड स्टेट इज गिवन इन द प्रीवियस प्रॉब्लम। तो इसके पहले वाला जो सवाल था उसमें ग्राउंड स्टेट का डिस्क्रिप्शन दिया है। इसका मतलब ये दिया है इसमें कि इसके पहले वाले सवाल में क्या क्या दिया है। एक तो आपको ये समझना है कि क्वेश्चन नंबर 18 मैंने यहाँ पे ऑलरेडी दिखा दिया आपको। आप क्वेश्चन नंबर 18 में जाकर देख सकते हैं यहाँ पे क्या बोला है। एक तो बोला कि पॉजिटिव चार्ज है वो सेंटर पे एज्यूम करना आपको। दूसरा, इलेक्ट्रॉन इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है। एंड तीसरा पॉइंट क्या दिया है कि ये जो डिस्टेंस जो है, रेडियस जो है वो कितना है, 0.53 एंगस्ट्रम। तो यही पूरा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो अब आपसे पूछा क्या गया है कि ऑब्वियसली ये सर्कल में मूव कर रहा है इस तरह से, है ना। तो और रेडियस भी फिक्स्ड है, एक पार्टिकुलर रेडियस फिक्स्ड है। फोर्स की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके थे इसके पहले वाले सवाल में, है ना। फोर्स की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके थे। कैसे करके निकाला था आपने? तो सिंपली के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर करके। के Q1 Q2 की वैल्यू अगर बात करें बेटा, तो सेंटर पे तो एक प्रोटॉन है एंड एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ना। तो एक प्रोटॉन एंड एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। तो Q1 की वैल्यू भी E एंड Q2 की वैल्यू भी E। दोनों का चार्ज क्या है, सेम है। ठीक है, बस साइन क्या होगा, अपोजिट। तो यहाँ पर तो हमको मैग्नीट्यूड से मतलब है कि कितना फोर्स लग रहा है। डायरेक्शन तो हम बता सकते हैं। जैसे प्रोटॉन पे अगर बात करें तो प्रोटॉन पे इधर की तरफ लग रहा होगा, अट्रैक्टिव होगा फोर्सेस, है ना। तो डायरेक्शन तो हम लोग दिखा सकते हैं। हम लोग बस यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो आपने क्या क्या किया था, 0.53 इंटू इसको एंगस्ट्रम को मीटर में कन्वर्ट कर लिया था। तो 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू 10⁻⁻10। ये भी ऑलरेडी आपको दिया हुआ था, इंटू स्क्वायर। और ई की वैल्यू आपने रखा था कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, और इसका स्क्वायर है। तो जब आपने सब कुछ स्क्वायर वगैरह किया था तो इसका आंसर आया था कुछ। और 18 का आंसर इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आया था बेटा, तो यहाँ पे आया था 8.2 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन, है ना। 8.2 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन। तो ये फोर्स की वैल्यू आई थी कि इतना फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, पिछला सवाल जो हमने किया था। आप प्लेलिस्ट में जाकर भी चेक कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपसे पूछा है क्या, फाइंड द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो अब स्पीड पूछा है तो ऑब्वियसली अब ये सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन होगी, है ना। अब आप लोग जानते हैं कि कोई भी पार्टिकल अगर सर्कल में घूम रहा है बेटा, तो उसको घूमने के लिए कोई भी पार्टिकल अगर कर्व पाथ में घूम रहा है तो उसका वेलोसिटी चेंज होगा ऑब्वियसली, क्योंकि कर्व पाथ में चेंज कर रहा है। तो डायरेक्शन तो एटलीस्ट चेंज होगा ही। डायरेक्शन चेंज होने की वजह से क्या होगा, वेलोसिटी तो चेंज होना ही होना। चाहे मैग्नीट्यूड सेम रहे फिर भी डायरेक्शन तो चेंज होगा ही होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि पार्टिकल जैसे ही कर्व पाथ में मूव करता है, तो कर्व पाथ में मूव करने की वजह से क्या होता है, इसका वेलोसिटी चेंज होता है। दैट मीन्स एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक्सेलरेशन आ जाएगा तो कोई ना कोई फोर्स तो चाहिए यार इसमें। तो अब आप सोचो, यहाँ पे देख कर बताओ कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल हो सकता है इसको सर्कल में रिवॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे ये वाला जो फोर्स आपने निकाला था ना, दैट इज जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, यही रिस्पॉन्सिबल होगा यहाँ पे सर्कल में मूव करने के लिए। ठीक है, और एम जी वगैरह तो बहुत ही निगलेजिबल होता है ना। तो वो तो आप सोचना भी मत। एम जी की वैल्यू अगर आप निकालो भी तो कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो आप समझ सकते हो एम जी बहुत ही निगलेजिबल है। ठीक है, तो एक तो ये, दूसरा यहाँ पे एक तो होता है ग्रेविटेशन का फोर्स, आपने पढ़ा है ना। तो ग्रेविटी का यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, वो भी नेगलेक्ट कर सकते हैं। ये ऑलरेडी आप लोग प्रूव कर चुके हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स में जो डिफरेंस होता है वो लगभग लगभग कितने का डिफरेंस होता है, 10⁻38 टाइम्स का डिफरेंस होता है। तो आप समझ सकते हैं अगर ग्रेविटी का लगाएंगे भी तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ग्रेविटी क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे Gm1m2/r² होता है ना। तो G की जगह पे एक तो लिखोगे कितना, 6.67 इंटू 10⁻11। तो एक तो ये वाला फैक्टर बहुत छोटा हो जाता है।
ऊपर से m1 m2 करोगे तो 10⁻31 kg, 10⁻31 kg, वो भी मतलब बहुत ही छोटा जाता है ना। ऐसे तो इलेक्ट्रॉन का लोगे तो 10⁻31 आ जाएगा, प्रोटॉन का रेंज कितना आ जाएगा 1.67 इंटू 10⁻27 kg, ठीक है, लगभग 1000 टाइम्स का डिफरेंस होता है। फिर भी तुम सोचो बहुत ही नेग्लिजिबल आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ तो आप ग्रेविटेशन के बारे में सोचो ही मत, है ना। तो यहाँ पे सिंपली जो डोमिनेटिंग है, डोमिनेटिंग फोर्सेस बहुत सारे लग रहे होंगे, बट उन सब में जो डोमिनेटिंग है, डोमिनेटिंग कौन सा है इन सब में, तो दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एंड उसी के कारण नेट क्या हो रहा होगा, ये सर्कुलर मोशन में चल रहा होगा, सर्कुलर पाथ में चल रहा होगा। तो इसको सेंट्रिपिटल फोर्स जो रिक्वायर्ड है ना, दैट इज सेंट्रिपिटल फोर्स। और ये सर्कुलर मोशन में ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि सेंट्रिपिटल फोर्स जो रिक्वायर्ड होती है वो कितनी होती है, mv²/r, ठीक है। तो एफ की वैल्यू तो आपने निकाल लिया, एफ तो फिक्स्ड है यहाँ पे, है ना, एफ कितना लग रहा है, इतना ही लग रहा है, तो एफ तो फिक्स है सर, तो ये मैंने लिख लिया। आर भी फिक्स है, ठीक है। एम कितना हो जाएगा बेटा, मास किसका लोगे, तो सोचो जो रिवॉल्व कर रहा है, यहाँ पे रिवॉल्व कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना लोगे, 9 × 10⁻31 kg, ठीक है, इंटू v² डिवाइडेड बाई आर तो फिक्स है सर, आर कितना है बेटा, हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे 0.53 इंटू 10⁻⁻10, तो 0.53 इंटू 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम। तो आप सोच लिया पे कि अगर m फिक्स है, fc फिक्स है, r फिक्स है, तो v को भी फिक्स होना चाहिए, है ना। और v भी क्या होगा, फिक्स होगा, उसी फिक्स वेलोसिटी के साथ क्या करेगा, वो मूव करेगा, ठीक है। तो अगर आप v बढ़ाओगे, सोचो इनडायरेक्टली अगर आप v बढ़ाओगे, स्पीड बढ़ाओगे, तो r क्या होगा, क्योंकि f तो फिक्स है ना, क्योंकि f तो इतना ही लगेगा यार, क्योंकि चार्ज तो आप चेंज नहीं कर सकते, चार्ज तो उतना ही होगा, है ना, चार्ज तो आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो फोर्सेस की वैल्यू तो इतना ही लग रही होगी इस सेपरेशन पे। तो आप जैसे ही भी बढ़ाओगे ना, तो भी बढ़ाओगे, इधर वाला कांस्टेंट रहने के लिए क्या करना चाहिए, आर को बढ़ना चाहिए, तो भी बढ़ाओगे तो आर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से होता है। तो चलिए यहाँ तो फिलहाल हम लोग को स्पीड निकालना था, तो स्पीड तो सिंपली यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। v² इक्वल टू, मैं कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लेता हूँ, यहाँ पे ये आ जाएगा कितना, 8.2 इंटू 0.53 डिवाइडेड बाई 9.1, है ना, ये मैं 9.1 ले रहा हूँ, ठीक है। 9.1 इंटू कितना होता है, 10⁻31 kg, तो डिवाइडेड बाई 9.1, तो ये लगभग लगभग आ रहा है 0.477, तो 0.48 मैं ले रहा हूँ। और पावर की अगर बात करें तो ये पावर ऐड हो जाएगा तो -18, और ये नीचे आ जाएगा, और नीचे आएगा तो फिर ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ये। तो 31 में से 18 गया, 31 माइनस 18, ये आ रहा है 13 आ रहा है। इसका मतलब v की जो वैल्यू आएगी 13, क्या 10⁻13 है ना, 10⁻13। तो v की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो अंडर रूट करोगे आप, इसको आप लिख ले, हम लोग लिख लेते हैं क्या 4.8। तो अगर इधर आपने डेसिमल बढ़ाया तो इधर डेसिमल क्या होगा, कम होगा, 10⁻12 हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो 10⁻6 बाहर आ जाएगा, एंड 5 का रूट, तो 5 का रूट लगभग मतलब 4.8 का ही, तो लगभग कितना आ जाएगा ये, लगभग ये आ रहा है 2.2, तो 2.2 मैं लगभग ले रहा हूँ, तो ये कितना आ जाएगा 2.2 इंटू 10⁻6, सब कुछ ऐसा यूनिट में रखा है, तो ये कितना आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पीड कितना ज़्यादा है ना, बहुत ही तेज स्पीड के साथ क्या करता है ये, मूव करता है, 10⁻6, है ना। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, लगभग 3 इंटू 10⁻8, है ना। तो ये कंपेरेबल टू क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन, आंसर इसका मैच कर लेता हूँ मैं। इसका जो आंसर आ रहा है 2.18 इंटू 10⁻6, तो लगभग मैच कर रहा है बेटा, है ना। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 के साथ।